तक रूस और भारत की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, लेकिन इधर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि रूस का रुख किस तरफ है। क्या वह भारत के साथ है या भारत के खिलाफ है? क्या वह चीन के साथ खड़ा है भारत के खिलाफ? कई ऐसी बातें इधर बीच हुई हैं जिसके बाद यह कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो गया है। अब रूस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद यह अंदेशा होने लगा है कि क्या रूस भारत के खिलाफ खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन की सीमा पर जो हाल में विवाद हुआ 29-30 अगस्त की रात को, उसमें बहुत बड़ा कांड हुआ है। जानेंगे उस कांड को विस्तार में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि मैंने कहा कि रूस की स्थिति इस वक्त साफ नहीं हो रही है कि वह भारत के साथ है या भारत के खिलाफ है। जहां एक तरफ वह चीन को S-400 नहीं देकर यह दिखा रहा है कि वह भारत के साथ है, तो वहीं उसने UNSC में कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद भारत का विश्वास रूस के ऊपर से डगमगाने लगा है। इस बार से पहले तक, चाहे वह 1971 का युद्ध हो या फिर भारत का परमाणु परीक्षण हो, हर बात पर UNSC में एक देश था जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता था और वह था रूस। रूस एक चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा रहता था। लेकिन इस बार क्या रूस ने पाकिस्तान का साथ दिया? जैसा कि आपको पता है, SCO समिट के लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंच चुके हैं और रूस में वहां के रक्षा मंत्री, रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत भी हो गई है। रक्षा मंत्री ने जहां रूस के ऊपर दबाव बनाया है कि वह हथियारों की डिलीवरी जल्दी करे, तो वहीं रूस ने भी यह वादा करा है कि वह पाकिस्तान को अपने हथियार नहीं बेचेगा। इस चीज को अगर आप देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि रूस आज भी वही दोस्त है और रूस ने भारत के हितों को सबसे ऊपर रखा है। हालांकि रूस ने ऐसा कोई वादा चीन के लिए नहीं किया है। जाहिर सी बात है, चीन उसका बहुत पुराना और बहुत बड़ा खरीदार है, इसलिए हम ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि रूस इस तरह का कोई वादा भारत से करेगा। अब शक की सुई इसलिए घूम रही है कि UNSC में पाकिस्तान भारत के 2 नागरिकों को आतंकवादी घोषित कराने के लिए ले गया था और उसने इसके लिए अपना पूरा जोर शोर लगा दिया था। UNSC में इस मामले को ले जाने UNSC में यह मामला पाकिस्तान के द्वारा लाया गया है, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसके 5 सदस्यों में से चीन और रूस, ये 2 ऐसे देश थे जिन्होंने इसका विरोध नहीं किया। बाकी US, UK और फ्रांस, इन तीनों देशों ने इसका विरोध करके इसे ब्लॉक कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन तीनों देशों की वजह से पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली और ये चीज नहीं हो पाई। वैसे इन तीनों का साथ देने के लिए जर्मनी और बेल्जियम भी आए, यानी कि इन पांचों ने मिलकर विरोध किया, जिसकी वजह से यह ब्लॉक हो गया और पाकिस्तान की मंशा धरी की धरी रह गई। अब इन सब में बड़ी बात यह थी कि न तो चीन और न रूस, इन दोनों ने न तो विरोध किया न ही साथ दिया, यानी कि ये न्यूट्रल रह गए। चीन की तो कोई बात नहीं, चीन से कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन रूस के इस बर्ताव के बाद एक अलग सा अंदेशा हो गया है कि क्या रूस भारत के साथ है भी या नहीं है, क्योंकि रूस आज तक मजबूती से UNSC में खड़ा होता रहा है। 5 ऐसे सदस्य जो अस्थायी सदस्य हैं, उसमें आप रूस पर पूरा आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। लेकिन इस घटना के बाद अब ऐसा नहीं लगता है कि रूस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। रूस ने भारत का साथ नहीं दिया, हालांकि उसने पाकिस्तान का भी साथ नहीं दिया, न्यूट्रल रह गया। लेकिन भारत हमेशा से रूस से अपेक्षा करता है कि भारत के मामले में रूस उसके साथ खड़ा हो और भारत के दिमाग में कहीं ना कहीं यही रहता है कि कोई हो ना हो, रूस जरूर खड़ा रहेगा। लेकिन इस घटना के बाद एक संदेह का घेरा बन गया है। सीमा पर इधर 2-3 दिनों से पूरी गहमागहमी है। जहां वायुसेना के चीफ पहुंचे थे LAC पर देखने के लिए कि क्या चल रहा है, वहीं अभी आर्मी चीफ नरवणे भी पहुंचे हुए हैं और यह दौरा जाहिर सी बात है अभी की तनाव को देखते हुए है। खास तौर पर क्या तैयारी है और अगर चौतरफा हमला करता है चीन तो कैसे संभाला जाएगा, इसे देखने के लिए ही पहुंचे हैं ये।
अब इसी में जैसा कि हमने आपको पिछली न्यूज़ में आपको बतलाया था कि चीन का कमांडर जो 29 और 30 को वहां मौजूद था और उसकी मौजूदगी के बावजूद भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था, उसे वापस बुलाया गया है चीन की मेनलैंड में, यानी कि बीजिंग ने उसे वापस बुलाया है। जाहिर सी बात है उससे खातिरदारी होगी कि तुम्हारे रहते कैसे भारतीय सेना ने सारे महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया है। और अब तो सुनने में यह आ रहा है कि 6 नहीं बल्कि 30 चोटियों पर भारतीय सेना अपना कब्जा जमाकर बैठ गई है। हालांकि यह इलाका भारत का ही है, इसलिए कब्जा तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने वापस से अपनी ज़मीन उससे छीनी है। तो अब उस कमांडर की खातिरदारी हो रही है बीजिंग में। अब बड़ी बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में इन झड़प के बारे में ज़्यादा खबर नहीं आ रही है, जो कि मेन मीडिया है भारत की उसमें। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि यह झड़प बहुत सीधी सादी और सिंपल नहीं है, जैसा कि न तो चीन दिखला रहा है और न ही भारत की मेन मीडिया दिखला रही है, बल्कि इस झड़प में कुछ बड़ा भी हुआ है। यह झगड़ा बड़ा तो जरूर था, क्योंकि ट्विटर पर एक ट्वीट आया है जो पुराने आर्मी से रिलेटेड हैं। उन्होंने यह ट्वीट करा है कि तिब्बत के एसएफएफ के एक कमांडर इस पूरी घटना में शहीद हो गए हैं। और अब तो ऐसी खबर भी आ रही है कि कथित तौर पर 2 चीनी कमांडर भी इसमें हताहत हुए हैं, जबकि 45 चीनी सैनिकों को कब्जे में लिया गया है। अब उन्हें कब्जे में लेकर रखा गया है या कब्जे में से छोड़ दिया गया है या सिर्फ उसी दिन कब्जे में लिया गया था, इसकी कोई खबर अभी मेन मीडिया में नहीं आ रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इन सैनिकों को छुड़ाने के लिए अब चीन ने बातचीत का दौर जारी रखा है। वैसे यह अंदेशा काफ़ी पहले से किया जा रहा था कि अगर चीन के साथ विवाद बढ़ता है तो पाकिस्तान भी उस विवाद में कूदेगा। और आपको याद होगा कि कल के न्यूज़ में हमने आपको बताया था कि सीडीएस ने साफ साफ पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि इस मामले में अगर कूदने की कोशिश करी तो वह उसकी आखिरी भूल होगी। लेकिन अब इसके बावजूद गिलगिट बाल्टिस्तान यानी कि जो पीओके का एरिया है, वहां पर पाकिस्तान ने अपने सेना की संख्या को बढ़ाकर तैनाती कर दी है। और यह ऐसा ही कुछ नेपाल ने भी किया है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों देश भी आएंगे चीन के साथ, इसलिए भारत को अपनी तैयारी उसी हिसाब किताब में करनी होगी, जिसको लेकर आर्मी चीफ से लेकर सीडीएस ने भी यह कह दिया है कि हमारी तैयारी सबको देखते हुए है। रूस और भारत के मामले में आपको क्या लगता है, रूस किसके साथ है? क्या रूस भारत के साथ है या चीन के साथ है? आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया यूएनएससी में? कमेंट कर आप अपने राय जरूर बताएं।